नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोसली, जिला रेवाड़ी। आज का हमारा विषय है रीतिकाल की पृष्ठभूमि और उसकी परिस्थितियाँ। जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है और मध्यकाल को फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को पूर्व मध्यकाल और दूसरे भाग को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम दिया गया है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया गया है। और उसके बाद शुरू होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जिस काल की बात कर रहे हैं वो है उत्तर मध्यकाल, और इस उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया गया है। रीतिकाल, इसके नामकरण की समस्या हमारे सामने आई। अलग अलग विद्वानों ने प्रवृत्ति एवं परिस्थितियों वर्ष इसको अनेक नाम दिए। कुछ विद्वानों ने इसको कलाकाल कहा, कुछ विद्वानों ने इसको अलंकृत काल कहा, कुछ विद्वानों ने इसको श्रृंगार काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इसे रीतिकाल नाम देना अधिक समीचीन समझा। वास्तव में रीति का मतलब होता है पद्धति अथवा शैली, यानी कि सारे कवि, सारे साहित्यकार उस समय के एक ही पद्धति में, एक ही शैली में काव्य रचना लिखने लगे थे। श्रृंगार और प्रेम एवं सौंदर्य वाली रचनाएं। अतः रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर इसको रीतिकाल नाम दिया। रीति का एक मतलब काव्यांग निरूपण भी होता है, यानी कि काव्य के अंगों को निरूपण करना। काव्य के अंग रस, छंद, अलंकार, गुण, बीम, शब्द, शक्ति आदि हैं। और वास्तव में इस काल में कवियों ने अपनी रचनाओं में इन अंगों का काफ़ी प्रयोग किया। इसमें 2-3 प्रकार के कवि हमारे सामने आए: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इस काल में कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने काव्यांग निरूपण पर आधारित ग्रंथ लिखे। रीति का अर्थ लक्षण ग्रंथों के निर्माण से भी लिया जाता है, यानी कि कुछ कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे, जैसे नायिका भेद, नायक भेद आदि के ऊपर आधारित। जैसे नायिकाओं को कई भागों में बांटा: ऊढ़ा, नवोढ़ा, प्रोढ़ा, मुग्धा, इस तरह की ये नायिकाओं के भेद थे। तो लक्षण ग्रंथ लिखे। लक्षण ग्रंथ का मतलब ये है, चाहे नायिका भेद हो, नायक भेद हो, अलंकारों के लक्षण, उनके उदाहरण, तो ये सारे लक्षण ग्रंथ जिस काल में रचे गए उसी का नाम रीतिकाल था। लक्षण ग्रंथों की प्रधानता के कारण भी इसको रीतिकाल कहा गया। रीतिकाल वास्तव में श्रृंगार काल था और इसमें श्रृंगार परक रचनाएं बहुत अधिक लिखी गईं। कुछ कल्पना पर आधारित थी, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी श्रृंगार से जोड़कर उनको मतलब उसका रूप बिगाड़ दिया गया। ये तो मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक मानी गई है, और यह काल मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय का है। अगर संवत में से 57 वर्ष घटा दें तो हमें ईसवी सन प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो संवत होता है वो हमारे जो सन है इससे 57 साल आगे होता है। तो रीतिकाल, अभी मैंने आपको बताया कि रीतिकाल का जो समय है वो मुख्य रूप से शाहजहाँ के समय का है, और यह समय दरबारी संस्कृति का था। शाम को दरबार सजता, लोग मुजरा देखते, सुनते, गीत संगीत सुनते। तो पहले मैंने बताया कि इसको कला काल भी कहा गया, कला पर बहुत जोर था। इस काल में जो दरबारी संस्कृति थी उसमें जो कवि रचनाएं लिखते थे उनका मुख्य उद्देश्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति करना था,
और उनका मुख्य उद्देश्य जन मनोरंजन करना होता था। उनका जीवन दर्शन से कोई लेना देना नहीं था, जैसा कि भक्ति काल में था। रीतिकाल की जो संस्कृति है उसको सुरा, सुराही और सुंदरी इस संस्कृति के नाम से जाना गया है। यानी कि यहाँ पर जो संस्कृति थी वो इस तरह की थी। लोग भोगवादी थे, भोग विलास में डूबे रहते थे और सुरा और सुराही का में डूबे रहते थे एक तरह से। तो ये था हमारा रीतिकाल और उसकी पृष्ठभूमि। इससे पहले जो भक्ति काल था उसमें चरित्र की दृढ़ता पर काफ़ी बल दिया गया है, नैतिकता पर बल दिया गया है। लेकिन अफसोस ये सारी अच्छी बातें जो जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं ये रीतिकाल में लुप्त हो गई। रीतिकाल में इन्होंने सब कुछ भुलाकर सिर्फ सुंदरता पर, नारी सौंदर्य पर और भोगवाद पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित रखा। तो ये एक इसकी मतलब एक तरह से बुराई कही जा सकती है। यही काल है कि रीतिकाल को ज़्यादा महत्व नहीं मिला जितना कि भक्ति काल को मिला। भक्ति काल अपनी विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना गया है। रीतिकाल की जो उस समय की प्रमुख परिस्थितियां रही उसके बारे में हम जानते हैं। अभी पहली जो परिस्थिति है वो है राजनीतिक परिस्थिति, यानी राजनीतिक परिस्थितियां। इसको हम ऐतिहासिक परिस्थितियां भी कहते हैं। रीतिकाल का जो समय था वो मुग़ल काल था और मुग़ल काल शाहजहाँ के समय तक संपूर्ण भारत में विदेशों तक काफ़ी समृद्ध था और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और यहाँ पर कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे था। लेकिन धीरे धीरे शाहजहाँ के बाद उनके पुत्रों में राजगद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ये औरंगजेब और दारा शिकोह में आपस में संघर्ष हुआ और औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या करवा दी। दारा शिकोह को एक बहुत ही उदारवादी माना जाता था। उसके बाद औरंगजेब ने कट्टरता फैलाई, धार्मिक कट्टरता, और औरंगजेब का काफ़ी विरोध भी होने लगा था बाद में धीरे धीरे। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु भी हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाह आलम द्वितीय राजगद्दी पर बैठा, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा पूरे भारत को पहले की तरह नहीं जोड़ पाया। धीरे धीरे अलग अलग रियासतें हो गई, अलग अलग अपने अपने जो छोटे मोटे राजा थे वो अपने अपने हिसाब से चलने लग गए और एक तरह से पूरा भारत बट गया। फिर उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उसने रही सही मुग़ल काल की कमर तोड़ दी। उसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ। इस तरह से ले देकर मुग़ल काल अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर जो अंतिम सम्राट था मुग़ल, वो उसके बाद लगभग मुग़ल सम्राट हमारे यहाँ से समाप्त हो गया। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों का यहाँ पर राज हो गया। धीरे धीरे अंग्रेज़ यहाँ पर आने लगे। ग्रामीण उद्योग लगभग नष्ट हो गए। अंग्रेज़ भी व्यापार बंद कर आए थे। मुग़लों ने भी इस देश को काफ़ी लूटा। देश में गृह कलह और संघर्ष शुरू हो गया था। इस कारण यह एक अस्थिर काल कहा जा सकता है राजनीतिक दृष्टि से। मुग़ल दरबार और सामंत ये सब भोग विलास में अब डूबे रहने लगे थे। इतिहासकार बर्नियर और मनुची ने इनके भोग विलास का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है कि उनके हरम में सैकड़ों बेग में सुंदर नारियां रहती थी। सुराही और सुंदरी का शासन था। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ और उसकी पुत्री जहाँआरा के बारे में भी कुछ बातें काफ़ी प्रचलित हैं प्रेम संबंध के बारे में। तो इस तरह से ये अनैतिकता का दौर था और भोग विलास का समय था। नागरिकों का नैतिक पतन हो चुका था। दुराचार का बोलबाला था
और यहाँ तक कि कुछ शिक्षक यानी कि कामशास्त्र की शिक्षा भी देने लगे थे। ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब दुर्बलता कही जा सकती है इस काल की। भिन्न भिन्न जातियों की सैकड़ों लड़कियां या फिर वेश्याएं, नर्तकियां, दूतियां आदि उनकी रंगीन जो अंतःपुर है, रनिवास है, उनकी शोभा बढ़ाती थी। ऐसा नहीं है, कुछ राजघराने भी जो थे उन्होंने उनकी ये अधीनता स्वीकार कर ली थी। बिहारी, सवाई मान सिंह और ये सारे राजघराने जो है राजस्थान के, इन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार की थी या जो कुछ भी मुगलों को स्वीकार कर लिया था। तो ये वैसे उस ज़माने में बड़े बड़े उच्च पद पर सेनापति के रूप में कार्यरत थे। अब अगली जो हमारी विशेषता आती है वो है सामाजिक परिस्थितियाँ। इस समय समाज में 2 वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में बड़े बड़े सामंत, जमींदार, राजा महाराजा, दरबारी, वजीर, ये सब रहते थे और उच्च वर्ग ही वास्तव में वासना में था। निम्न वर्ग को तो खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। लेकिन समाज में उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, नैतिक पतन सबका हो चुका था। बहुविवाह का चलन था। इस्लाम में वैसे भी बहुविवाह को मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए यहाँ पर एक एक जो सम्राट था उसकी कई कई रानियाँ हुआ करती, कोई एक मुख्य रानी, पटरानी हुआ करती। इस तरह से मतलब ये जो समाज जो था ऐसा, इसमें महिलाओं को कोई खास अधिकार नहीं दे रखे थे। महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जाता था और प्रत्येक राज दरबार में छोटे छोटे हरम हुआ करते। हरम का मतलब महिलाओं के रहने का स्थान। और उच्च वर्ग में मदिरा पान, व्यभिचार आदि व्यसनों का बोलबाला था। पारिवारिक जीवन में अशांति थी, यानी कि और जो समाज था वो बहुत नीचे गिर गया था। जो गरीब लोग थे उनकी दशा तो और भी खराब थी। धनी लोग उनका शोषण करते थे, उनकी बहू बेटियों का अपहरण कर लेते थे। और यही कारण है कि इसी समय पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी। लोग अपने बेटियों को बेटियों को बचाने के लिए उनका मुंह ढक कर रखते थे। तो और महिलाओं ने भी बचने के लिए इस प्रथा को अपना लिया और गाँव की दशा भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये था हमारा समाज, इस काल की सामाजिक परिस्थितियाँ। अब आते हैं नंबर 3 पे आते हैं धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक रूप से भी घोर पतन का समय था ये। सूर, कबीर, तुलसी की जो रचनाएं थी, जो चरित्र की दृढ़ता पर बल देती थी, वो अब लुप्त हो चुकी थी। अब इन सबका स्थान कुत्सित श्रृंगार रचनाओं ने ले लिया था। यहाँ पर रामकृष्ण और सीता राधा को भी श्रृंगार का साधन मान लिया था। इस समय राधा और कृष्ण की लीलाओं का जो मूल भाव है वो नष्ट हो गया और उनको श्रृंगार का साधन मान लिया गया और उनके कामुक रूप को दिखाया जाने लगा। हालांकि इस काल में कुछ सूफी कवि हुए हैं, उन्होंने शांति का परिचय दिया और उन्होंने राम रहीम की एकता पर बल दिया। रीतिकाल के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप को भी उन्होंने बिगाड़ दिया। इस प्रकार रीतिकाल में धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड का बोलबाला था। पाखंडी पंडित बड़े बड़े तिलक लगाकर, छापे लगाकर सांग रच रहे थे। कथावाचक पुराण शास्त्रों की वैसे तो कथाएं करते, दूसरों को धर्म उपदेश देते, परंतु स्वयं उनका आचरण वैसा नहीं होता था। कुछ कवि थे जैसे नरहरिदास, इन्होंने धर्म को बचाने का कार्य भी किया और इनका प्रभाव बिहारी जैसे महाकवि पर भी पड़ा। बिहारी ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार के साथ साथ भक्ति को भी स्थान दिया है, लेकिन मुख्य रूप से यह धार्मिक रूप से पतन का काल था। अगला पॉइंट है हमारा साहित्यिक परिस्थितियाँ। साहित्यिक रूप से ये काल सिर्फ श्रृंगार का ही काल कहा जा सकता है। संस्कृत के पंडित जगन्नाथ प्रसाद, बिहारी, सुंदरदास, चिंतामणि
ये ऐसे आचार्य हुए हैं जो अपने समय के काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान थे। बिहारी तो शाहजहाँ के भी दरबारी कवि हुए, बाद में जयपुर नरेश महाराज जयसिंह के दरबारी कवि हुए। यह एक दरबारी संस्कृति का काल होने के कारण जो कवि थे, साहित्यकार थे, उनको राजाओं ने अपने अपने दरबारों का दरबारी कवि बना लिया। इस काल में जो रचनाएं लिखी गई उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि वो कल्पना पर आधारित थी और अपने अपने राजाओं का, आश्रयदाताओं का गुणगान करते हुए लिखी गई थी। इस काल में रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध ये कवि हुए। इन्होंने रीति के बंधन में बंध कर लिखा। किसी ने रीति को सिद्ध तो कर रखा था परंतु ज़्यादा उनका प्रयोग नहीं किया, वो रीति सिद्ध कहलाए थे। और घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर जैसे कवि रीति मुक्त कहलाए। लेकिन लगभग 200 साल तक पूरे श्रृंगार का ये काल रहा और इस काल को भक्ति काल के समान नहीं माना गया। भक्ति काल की तुलना में तो बिल्कुल भी मतलब उसकी बराबरी नहीं कर सकता ये। वास्तव में रीतिकाल के जो कवि हैं उनका उद्देश्य गंभीर विवेचन न होकर श्रृंगार रस का वर्णन करना था, जनता का मनोरंजन करना था और दरबारी संस्कृति को दिखाना था। ये रीतिकालीन जो कवि थे, जो आचार्य थे, उनको छोड़ दिया जाए तो वे मूल रूप से कवि थे। इन्होंने ब्रज भाषा में मुक्तक शैली में दोहा छंद में ज़्यादातर इनकी रचनाएं थी। तो रीतिकाल की यही परिस्थितियाँ आती हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ और साहित्यिक परिस्थितियाँ। नमस्कार।